सामान्य विज्ञान का यह सीरीज यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, आरओ, लोअर पीसीएस, लेखपाल तथा अन्य वनडे एग्जाम्स के लिए उपयोगी है। यूनिट 4 का टॉपिक है कोशिका या सेल। इसके पहले 3 यूनिट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? ऑप्शन ए है सेंट्रियोल, ऑप्शन बी गाल्जी ऑपरेटस, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये कोशिका के न्यूक्लियस में तो पाए ही जाते हैं। जो डीएनए है एक कोशिका के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, साथ ही ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। डीएनए जो है ये जीवों का आनुवांशिक ब्लूप्रिंट होता है। डीएनए जीवों का आनुवांशिक ब्लूप्रिंट होता है। ये जीवों के विकास में उनकी संरचना तथा कार्यों की जानकारी को स्टोर करता है एवं उन्हें कंट्रोल भी करता है। डीएनए की खोज किसने की थी? 1869 में एक जीव विज्ञानी थे फ्रेडरिक मिशर। इन्होंने डीएनए की खोज की थी। इसके अलावा एक डबल डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, डबल हेलिक्स मॉडल, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। तो इसका सही आंसर है वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका, इन दोनों में अंतर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य की उपस्थिति या कोशिका केंद्रक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सेल वॉल, कोशिका भित्ति। जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। इसके अलावा प्लांट सेल में वैक्यूल मतलब एक बड़ी रिक्तिका होती है, जबकि जो जंतु कोशिका होती है उसमें जंतु कोशिका में छोटी छोटी रिक्तिकाएँ होती हैं। इसके अलावा पादप कोशिका में लाइसोसोम लगभग अनुपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में लाइसोसोम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट होता है कि कोशिका की आत्मघाती थैली, बहुत बार एग्जाम में आया है। कोशिका की आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग, किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? ऑप्शन ए राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली, सेंट्रोसोम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। यदि जीवाणु और नील हरित शैवाल, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, नील हरित शैवाल को छोड़ दिया जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया लगभग सभी सजीव पौधों तथा जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं? तो इसका कारण यह है कि जो श्वसन संबंधी प्रारंभिक क्रियाएं होती हैं वो कोशिका द्रव्य में होती हैं, जबकि शेष क्रियाएं, जो बाकी क्रियाएं हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। अब चूंकि क्रिया के अंतिम चरण में अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, अधिकांश ऊर्जा जो है अंतिम चरण में उत्पन्न होती है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्लाज्मा झिल्ली, जिसको कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये किससे बनी होती है? प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से या प्रोटीन लिपिड दोनों से? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, प्रोटीन से भी और लिपिड से भी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। एक कोशिका के जीव द्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्म को ये घेरे रहती है। एक जीव विज्ञानी थे रॉबर्टसन। तो रॉबर्टसन ने 1959 में बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहरी एवं भीतरी परत होती है, ये प्रोटीन से बनी होती है, जबकि मध्य का जो परत होता है ये लिपिड द्वारा निर्मित होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो गया था। तो लिपिड और वसा को लेकर लोगों में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि लिपिड और वसा क्या सेम ही है? तो सेम नहीं है। कैसे? लिपिड है ये एक बहुत बड़ा समूह है, इसके अंतर्गत तेल भी आता है, वसा भी आता है, मोम यानी वैक्स भी आती है।
ऐसी जल में अघुलनशील चीज़ें शामिल होती हैं। जबकि जो वसा है, फैट, ये ऐसे लिपिड होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर ठोस होते हैं। तो वसा लिपिड के अंतर्गत ही आता है और ये रूम टेम्परेचर पर ठोस होते हैं। बाकी लिपिड देखा जाए तो ये एक बड़ा समूह है, इसके अंतर्गत तेल, वसा, मोम, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी अंतःद्रव्यी जालिका और राइबोसोम मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम, ऑप्शन सी गाल्जी आपरेटस और माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या है? राइबोसोम ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस के निर्माण स्थल हैं। तो मेन प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम ही करता है। क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहता है तो इसमें दोनों की भूमिका हो जाती है, मतलब राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों मिलकर प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला टर्म क्या है? ग्लूकोज का अपघटन, क्रेब्स चक्र, अंतिम श्वसन श्रृंखला या जल अपघटन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र जो है इसको साइट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। ये जो पूरी साइकिल, इसमें क्वेश्चन बन जाता है कि पूरी साइकिल कहाँ कंप्लीट होती है? पूरी साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंप्लीट होती है। ये चक्र करता क्या है? ये भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उसको एटीपी के रूप में बदलने में मदद करता है। एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राईफास्फेट। इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसिन ट्राईफास्फेट इसका फुल फॉर्म है। तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को एटीपी में कौन बदलता है? क्रेब्स चक्र के अंदर होता है। इस चक्र के बारे में सर्वप्रथम 1937 में एडोल्फ क्रेब नामक जीव विज्ञानी ने बताया था, इसीलिए इसे क्रेब्स चक्र भी कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि जो क्रेब्स चक्र है इसका अंतिम उपोत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट क्या है क्रेब्स चक्र का? तो इसका सही आंसर है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और एटीपी तो मिलता ही है, एडेनोसिन ट्राईफास्फेट तो है ही, साथ ही CO2 भी इसका बाई प्रोडक्ट है। और एक क्वेश्चन आ सकता है कि कोशिका की खोज किसने की थी? सेल की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। 1665 में आई थिंक इन्होंने किया था। तो यूनिट 4 समाप्त हुआ।